हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एडियाबेटिक के कर्व्स प्लॉट किए थे, साइक्लिक प्रोसेस डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड मैंने S1 और O1 का रिमेनिंग होमवर्क आपको दिया था। देखा मैंने, कुछ डाउट्स थे आपके, उसमें से कुछ पर्टिकुलर डाउट्स मैं वापस यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। ज़्यादातर आपको बताए जा चुके ग्रुप्स में। क्वेश्चन नंबर S1 की अगर मैं बात करूँ तो 35 के अंदर इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है। इनिशियल टेम्परेचर है 200 केल्विन, प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, फाइनल टेम्परेचर है 250 केल्विन। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर अगर आपको दे रखा है तो वर्क डन निकाल सकते हो, डेल्टा यू निकाल सकते हो, डेल्टा एच निकाल सकते हो। कुछ भी सॉल्व करने की, फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी, T1 T2 पता है, डेल्टा एच अगर निकालना है तो एनसीपी डेल्टा टी। हाँ, अब बात और आती है फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम निकालना है आपको। फाइनल प्रेशर निकालना है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है ये चेक करना होगा। गिवन है प्रोसेस इज रिवर्सिबल, p की पावर 1 माइनस गामा, t की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ, इसके लिए आपको और क्या पता होना चाहिए, गामा। वो गामा कैसे पता चलेगा, तो यहाँ cv का डेटा दे रखा है, cp इक्वल्स टू cv प्लस r, उससे आपको cp निकालना होगा और फिर cp अपॉन cv से गामा निकलेगा। कैलकुलेशन हो सकती है, देखिए मैं आपको बता दूं, लॉग की वैल्यूज या पावर में अगर किसी की पावर जैसे 5 की पावर 2.3 है, 5 की पावर 3.2 है, तो ऑब्वियसली बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकते हो। एग्जाम में अगर ऐसा होता है तो आपको वैल्यूज गिवन होगी। तो यहाँ पर शीट सॉल्व करते वक्त कुछ जगह पर स्पेशली अगर आपको लॉग की वैल्यूज देखनी है या यूं कह दो कि एंटी लॉग देखना है तो आपको कैलकुलेटर यूज करना होगा, राइट। तो यहाँ पर भी आपको दो, इस क्वेश्चन में तो डेटा दे रखा है तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, मोल्स आ गया, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, क्योंकि मोल्स दे रखे हैं। ठीक है, लाइन से सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। एडियाबेटिक रिवर्सिबल या एडियाबेटिक इरिवर्सिबल, इसमें एक चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर कहीं कहीं हो सकता है कि लिखा हुआ ना हो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में या और एडियाबेटिक प्रोसेस में बाहर का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, यानी लाइन कुछ ऐसी है कि एडियाबेटिक प्रोसेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वो इरिवर्सिबल ही होगा, बिकॉज रिवर्सिबल में तो अंदर के साथ साथ बाहर का प्रेशर भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आई थिंक उसी पैटर्न पर है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, कैलकुलेशन अच्छी करो, स्पीड बढ़ाओ, फॉर्मूले याद रखो, यानी कि बार बार सोच रहे हो कि क्या आता है, वो याद हो जाने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, पीवी -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, 100 केल्विन 1 लीटर से कहाँ जा रहे हो 2 लीटर, टेम्परेचर नहीं पता है। जैसे पीवी की पावर गामा या पीवी की पावर -2 है, इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। तो इसको आप टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में लिखो तो यहाँ से आप T2 फाइंड आउट कर सकते हो। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते टेम्परेचर, तो nRT आ जाएगा, nRT बाई V, यहाँ पर nRT बाई V, V की पावर -2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर TV की पावर -3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और यहां से आप फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो। फिर से वही कहूंगा, टेम्परेचर पता चल गया तो आप डेल्टा यू डेल्टा एच ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस दे रखा है। हाँ, यहाँ पर एक और टर्म पूछी जा रही है, हीट कैपेसिटी, जिसका लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, C इक्वल्स टू CV R अपॉन x माइनस 1, जहां पर राइट नाउ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये x तभी है जब ये पीवी की पावर में आता है, यहाँ P और V है। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम है तो पहले उसे प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तब x की वैल्यू आएगी। तो यहां से आप हीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देन ओवन में बात करते हैं। ओवन के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं 48। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48,
देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लास्ट क्लास में हमने कर्व्स प्लॉट किए थे, मैंने आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के कर्व प्लॉट किए थे और कहा था पीवी की पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर x 1 है तो क्या होगा, प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और अगर x गामा है तो स्लोप और ज्यादा होगा। ये x 1 के लिए और x गामा के लिए। अगर आप इन कर्व्स को आगे एक्सटेंड करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के कर्व दो बार तो कट कर ही नहीं सकते, वो तो एक ही बार कट करेंगे, ऐसे ही कट करेंगे भाई। सिंपल सी चीज है, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वो एक बार कट कर सकती है, बार बार कट नहीं कर सकती। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर जो लिखा हुआ है कि वन ऑफ द पाथ इज एडियाबेटिक एंड वन ऑफ द इज आइसोथर्मल, और ए बी सी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ये एडियाबेटिक है, ये आइसोथर्मल है, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, कोई एक एडियाबेटिक हो सकता है, कोई एक आइसोथर्मल दूसरा एडियाबेटिक, इस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक ही बार कट करेंगे, दो बार ये कट नहीं करेंगे। तो आंसर इज डी। 51, ये मोस्टली क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है। इन सब में एक लॉजिक जो है वो यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में दो प्रोसेस है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट और पीवी की पावर 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां पर फिर से वही कहूंगा, ये पीवी कांस्टेंट, ये पीवी की पावर 2 कांस्टेंट। डजेंट मैटर कि ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, K1 है या K2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, इसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड वाइज वर्क डन जो होगा वो फर्स्ट प्रोसेस का सेकंड प्रोसेस से ज्यादा होगा, फर्स्ट प्रोसेस का सेकंड प्रोसेस से ज्यादा होगा, चाहे K1 और K2 की वैल्यूज कुछ भी हो। ग्राफिकली करो, सबसे आसान है, इंटीग्रेट करके नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ग्राफिकली आपको करना है। तो एरिया अंडर द कर्व हमेशा ही फर्स्ट वाले प्रोसेस का ज्यादा होगा। देन 53, 54, 53, 54, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इन सब में हम कंपेयर कर रहे हैं ग्राफिकल पार्ट को ही कि कर्व कैसे होंगे। देखिए अब यहां पर मिक्स कर दिया 53 के अंदर। यहां पर हमने क्या किया, एक तरह से देखा जाए तो एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एडियाबेटिक रिवर्सिबल को कंपेयर किया। हमने दो एडियाबेटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को भी कंपेयर किया। अब सबको हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं आपको क्या होगा। देखिए ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ए से बी हम जा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये एंड पॉइंट, ये पीवी की पावर 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें यहां पर ये v यानी x की वैल्यू कम होगी, जैसा हमने यहां डिस्कस किया था, जैसे pv की पावर हाफ, ये क्या होगा, इसके ऊपर होगा या नीचे होगा, ऑब्वियसली वो कर्व इसके ऊपर होगा। ये pv की पावर हाफ, और इस तरह से हमें पता है यहां पर v की पावर क्या हो जाती है 0, और अगर v की पावर 1 से ज्यादा होगी तो वो कर्व कहां आएगा, नीचे। ये pv की पावर, ये pv की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक, ये कोई और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। और अगर यहां पर pv की यानी किसी का x गामा से भी ज्यादा है तो वो और नीचे आएगा। तो ये आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक। हाँ, अब बात आती है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल करें तो हमें पता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, वो तो दोनों ही एंड यहीं पर होंगे। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल भी करते हो तो स्टार्टिंग यहां से होगी, एंड यही होगा। लेकिन अगर आप एडियाबेटिक इरिवर्सिबल करते हो तो आंसर अलग है। हाँ, जहां तक अब मैं बात करूं एडियाबेटिक इरिवर्सिबल की, लेकिन फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम अगर सेम है तो हमने डिस्कस किया था वो पॉइंट कहीं यहां आता है, यहां कहीं वो पॉइंट आएगा। ये किसके लिए, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल, ये एडियाबेटिक
रिवर्सिबल, आइसोथर्मल। अच्छा, अब आप ये भी पूछ सकते हो, एक डाउट और आता है कि ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल है, ये हमें पता है, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का पॉइंट रिवर्सिबल से ऊपर होगा, ये भी पता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि वो आइसोथर्मल से नीचे होगा? लॉजिक मैं बताता हूं। यहां से यहां टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर वही है, राइट। यहां से वॉल्यूम इसका भी डबल हुआ, वॉल्यूम इसमें भी डबल हो रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज सेम है, लेकिन एडियाबेटिक इरिवर्सिबल में टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम में तो उतना ही चेंज है लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है, तो प्रेशर भी कम होगा, तो एडियाबेटिक का प्रेशर आइसोथर्मल के प्रेशर से कम होगा, इसीलिए ये पॉइंट नीचे आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट नीचे आ रहा है। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल और ये एडियाबेटिक इरिवर्सिबल, ये कर्व्स हमने पहले भी प्लॉट किए, लेकिन ये एडियाबेटिक इरिवर्सिबल कौन सा? सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप है, ये रिवर्सिबल है, मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स, ये इनफाइनाइट स्टेप्स और ये सिंगल स्टेप। क्वेश्चन आता है अगर आप एडियाबेटिक 2 स्टेप करोगे तो क्या होगा? वो पॉइंट कहां होगा? एडियाबेटिक 2 स्टेप का पॉइंट कहां होगा? क्या यही होगा? या नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5, एडियाबेटिक 2 स्टेप का पॉइंट कहां होगा? 1 2 3 4 5, आंसर इज 3। क्यों? लॉजिक बड़ा सिंपल सा, ऐसे नहीं समझ आएगा, बट एक सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे आप स्टेप्स बढ़ा रहे हो, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको अप्रोच करता है? रिवर्सिबल को, तो वो पॉइंट, इरिवर्सिबल पॉइंट हमेशा किसकी तरफ मूव करेगा? रिवर्सिबल की तरह, ये रिवर्सिबल की तरफ, तो ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ये पॉइंट जो है इस तरफ मूव करेगा, यानी ये सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, तो 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, ये सारे पॉइंट्स 2 और 4 के बीच में ही होंगे, ठीक है। यानी मैं इसमें चाहूं तो एडियाबेटिक 2 स्टेप भी मिक्स कर सकता हूं, एडियाबेटिक 3 स्टेप भी मिक्स कर सकता हूं, 4 स्टेप भी मिक्स कर सकता हूं, तो और कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक आप हर एक कर अलग अलग प्लॉट कर रहे थे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अलग, एडियाबेटिक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अलग, फिर कोई पॉलीट्रोपिक का कर्व अलग, हमने यहाँ पर इन सबको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, एक साथ प्लॉट करना पड़ रहा है, तो एक दो बार ट्राई करिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक साथ मिक्सअप ना हो, इसीलिए ये यहाँ पर ये केवल एडियाबेटिक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। हाँ, ये मैं सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, आप सेम फाइनल प्रेशर के लिए भी डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर है, वहां सारे क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी पीछे वाला पार्ट याद रखो रो, तो बी और सी पॉइंट आए थे, बी और सी पॉइंट, तो जो भी एडियाबेटिक इरिवर्सिबल 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप होगा, वो सारे पॉइंट बी और सी पॉइंट के बीच में ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्कशन था उसी का आई थिंक 53 54, ये सारे पॉइंट्स जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो वो इसी से रिलेटेड है, ये सारे आप इसी तरह से कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चन सही है, आपको एक नहीं दो दो तीन तीन बार वापस से देखना पड़ेगा, तब जाके कमांड आएगा कि किस तरह से हम सोचे, और इन्हीं को प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह से चीजें याद होगी। केवल नोट्स बार बार पढ़ने से याद नहीं होगा, उन नोट्स को, उन कॉन्सेप्ट को जब आप अप्लाई करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे ये याद हो रहा है, तो एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। नोट्स को याद करना, एक बार आपने पढ़ा आपके माइंड में होना चाहिए, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करोगे तब आप याद कर पाओगे। शीट के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने दिए हैं, चाहे वो S1 हो या O1 हो, इनको रिवाइज, इनको बार बार सॉल्व करके आप अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, वापस एंट्रोपी वाले पार्ट पर आ जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने कार्नोट साइकिल डिस्कस कर लिया था, एंट्रोपी जो है वो हमने इंट्रोड्यूस कर दी थी, और जो डिस्कशन चल रहा था वो ये चल रहा था कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ये हमने कार्नोट साइकिल की हेल्प से प्रूव कर दिया था, और कहा था एक फॉर्मूला हमने लिखा था, Q एंट्रोपी चेंज इक्वल्स टू
Q रिवर्सिबल बाई T, और मैंने आपसे ये कहा था कि जो Q रिवर्सिबल बाई T है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये एक ऐसी टर्म है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि Q रिवर्सिबल पाथ पर डिपेंड करता है, Q इरिवर्सिबल भी पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन Q रिवर्सिबल बाई T वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि दो पॉइंट्स के बीच में Q रिवर्सिबल बाई T की वैल्यू फिक्स है। जैसे दो पॉइंट्स के बीच में डेल्टा U फिक्स है, NCV डेल्टा T ये फिक्स है, चाहे पाथ कुछ भी हो। ये A और B पॉइंट है, अगर मैंने आपको कह दिया कि इसका डेल्टा U इतना है, मुझे पाथ बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से A और B पॉइंट के बीच में मैंने आपसे कह दिया Q रिवर्सिबल बाई T की वैल्यू इतनी है, तो मुझे पाथ बताने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो एक फिक्स क्वांटिटी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि हमें ए और बी पॉइंट का इससे एंट्रोपी में चेंज पता चल रहा है, लेकिन ना हमें ए पॉइंट की एंट्रोपी पता है, ना हमें बी पॉइंट की एंट्रोपी पता है। इसको मैंने रिलेट किया था, आपको याद करो, पोटेंशियल एनर्जी से। एग्जैक्टली लॉजिक वही है। पोटेंशियल एनर्जी, बस होता क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्ड आप बहुत सालों से सुनते हुए आ रहे हो, तो आपको सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लगता है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, जितनी कॉम्प्लिकेटेड ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड ये भी है। बस पहली बार सुनी है, इसीलिए आपको लगता है कि सर दिख नहीं रही है, तो वो कभी भी नहीं दिखेगी। पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं दिखती है, मैं आपको बता दूं। वो तो क्या है, सुनते 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 आदत हो गई, तो ये भी आदत में आ जाएगा। एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी होती है, 108 बार बोलोगे तो हाँ सर एंट्रोपी तो होती है, वो अपने आप फील आएगा। खैर, अभी अब आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड। यहां पर लास्ट क्लास में जो मैं आपसे कह रहा था, उसी चीज को थोड़ा और एक बार और इस तरह से भी पुट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके मुझे आपको बताने के। मैंने आपसे कहा था ना कि एंट्रोपी जब मैं आपको समझाऊंगा तो एक लेक्चर में नहीं समझ में आएगी, धीरे 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 छोटे छोटे एग्जांपल्स को कनेक्ट करोगे तब समझ में आएगी। इसको मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ। लेट्स से ये ए से बी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, और हमें पता है ये दो पाथ है जिससे हम ए से बी जा रहे हैं, राइट। अब यहां पर ये भी आइसोथर्मल, ये भी आइसोथर्मल, तो लेकिन इसका Q अलग होगा। इसको मैं Q1 लिख देता हूं और इसको Q2 लिख देता हूं। टेम्परेचर इसका भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहां पे भी कांस्टेंट है। पहला क्वेश्चन आता है कि अगर मैं किसी भी पाथ से जाऊं, देखो पाथ से कोई मतलब ही नहीं हो तो मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज तो ये तो एंट्रोपी चेंज ये भी ए से बी की है और ये भी एंट्रोपी चेंज ए से बी की, चाहे आप इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ, एंट्रोपी चेंज तो सेम होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एंट्रोपी चेंज होगा कितना। कोई आप में से कोई फर्स्ट पाथ से थ्रू भी गया, आप में से कोई सेकंड पाथ के थ्रू भी गया है, दोनों का एंट्रोपी चेंज होगा। जो रिवर्सिबल से गया उसका भी होगा, जो इरिवर्सिबल से गया है उसका भी होगा, लेकिन होगा कितना ये निकालना है, तो हमें Q जो है वो किस पाथ का यूज करना पड़ेगा, रिवर्सिबल पाथ का। राइट नाउ वो Q1 है, डिवाइडेड बाय T कर दिया। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तो हम इसे क्या कर देते, इंटीग्रेट कर लेते, और ये वैल्यू डेफिनेटली Q2 बाई T के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक जस्ट उसी पर एड ऑन मैंने किया है कि हाँ क्या हम बात कर रहे थे वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब यहाँ पर ठीक है, कह सकते हो अब आपकी, ठीक है सर समझ में आ गया, मान लिया, आपकी बात मान ली, मुझे पता है कैसे मान रहे हो, लेकिन हाँ आप फिर भी अब बोल रहे हो, नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा, तो आपने मान लिया कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी पाथ के इंडिपेंडेंट है। जैसे ही आप रुकोगे फिर बोलोगे सर अब क्या करें, आगे तो बताओ। यस, आएंगे, अभी आगे आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या इश्यू है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला है जो हमने लिखा है Q रिवर्सिबल बाय T, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इस एंट्रोपी चेंज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इतने सारे प्रोसेस है, उसमें हमें एंट्रोपी में चेंज पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, के डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, और फिर उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पर आएंगे। तो हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं,
ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे आपको कुछ टॉपिक पढ़ाना है तो बताइए सर कौन सा टॉपिक आप पढ़ाना चाहोगे, तो मेरा पहला आंसर होगा मैं आपको एंट्रोपी पढ़ाना चाहता हूँ। रीजन मीइंग बिकॉज इसको बताने के लिए, इसमें बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ इसमें से आपको बताना चाहता हूँ। रीजन मुझे पता है, और वो जो नॉलेज है जो मेरे पास आई है ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई मेरे पास एक साल में नहीं आई। इवन आप ये मान के चलो कि एंट्रोपी टर्म समझने में मुझे 20 सालों लगे हैं, मुझे भी बहुत टाइम लगा तब जाके ये एंट्रोपी टर्म मुझे समझ में आई है। तो वो जो सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारे सेंटेंसेस है मेरे माइंड के अंदर जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आपको ये एंट्रोपी वर्ड समझ में आ जाए। तो मैं, अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं ये एंट्रोपी टर्म पढ़ाता हूँ। इवन आप शायद नोटिस कर सकते हो कि जो मेरा एनर्जी लेवल है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है अगर मैं जब ये वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ एज कम्पेयर टू अदर जहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स होती है या पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर क्योंकि लैंग्वेज भी है, मैथमेटिक्स भी है, और ये ऐसी चीज़ है जब आप बुक से पढ़ते हो नहीं समझ में आती, वही लाइन बुक के अंदर लिखी हुई होगी बट मतलब ही नहीं समझ में आता कि ये क्या लिखा हुआ है। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यार एंट्रोपी क्या है। तो वो एनवायरनमेंट आपको चाहिए, एंट्रोपी आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, राइट नाउ आपके साइड में आपके रूम में जहाँ आप बैठे हुए हो उस रूम का एनवायरनमेंट जो है वो एंट्रोपी टाइप हो जाना चाहिए कि यार बस एंट्रोपी वर्ड घूम रहा है मेरे दिमाग में और कुछ नहीं दिख रहा है, तब जाके वो टर्म जो है वो आपको समझ में आएगी। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, फिर से केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1 फॉर ए सब्सटेंस, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे लगता है अब तक तो याद हो ही गया होगा क्या होता है। फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज, नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। अब कितने केसेस और बनेंगे इसके अंदर? यस, 3 केसेस। पहला केस फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। इस डेरिवेशन को करने से पहले ये जो 5-6 लाइंस मैं आपको बोल रहा हूं पहले वो हमेशा सोचोगे और फिर इस डेरिवेशन को करना स्टार्ट करोगे। सपोज करिए आप क्लास के अंदर 20-50 जितने भी इमेजिन कर सकते हो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैंने आप सबको एक एक कंटेनर दे दिया, कुछ नहीं उसके अंदर भरी हुई है आइडियल गैस, और आप सबको कहा कि इस कंटेनर को यानी इसको गैस को स्टेट ए से स्टेट बी तक लेके जाओ, यानी उसके कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंज करो। स्टेट ए से कहाँ तक ले जाना है? स्टेट बी तक, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करना है और कुछ नहीं। ठीक है, जो मैंने कहा स्टेट ए से आप स्टेट बी तक चले गए सभी, लेकिन आप में से कुछ तो गए रिवर्सिबली और कुछ गए इरिवर्सिबली। सबने पाथ जो फॉलो किया वो सेम पाथ फॉलो नहीं किया, अलग अलग तरह के पाथ फॉलो किए। कोई सिंगल स्टेप में गया, कोई 2 स्टेप में, कोई रिवर्सिबल में, कोई इरिवर्सिबल में। अब कोई और पर्सन आके मुझसे पूछता है कि इनका एंट्रोपी चेंज कितना होगा, तो मेरा पहला आंसर होगा सबका एंट्रोपी चेंज सेम होगा, सबका एंट्रोपी चेंज सेम होगा बिकॉज इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। फिर अगर वो मुझसे पूछता है कि कितना होगा बताओ, तो क्या मैं आप सबसे पूछूंगा कि तुम्हारा पाथ क्या है, तुम्हारा पाथ क्या है, तुम्हारा पाथ क्या है, तुम्हारा पाथ क्या है? मैं आप सब पाथ पूछूंगा? नहीं पूछूंगा। मुझे पता आप सब ए से कहां गए हो, बी गए, तो मैं भी ए से बी जाऊंगा, मैं भी ए से बी जाऊंगा। मैं अपने लिए एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट करूंगा और जो मेरा एंट्रोपी चेंज होगा मैं कह दूंगा आप सबका भी वही होगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है आप कौन से पाथ से गए हो, आप कौन से पाथ से गए हो, मैं अपने लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करूंगा। हाँ ऑब्वियसली अब मैं जब अपने लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता है ऐसे पाथ से जाऊंगा जिससे मैं एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट कर सकूं। तो चाहे आप रिवर्सिबल से गए हो, चाहे आप इरिवर्सिबल से गए हो, मैं किस पाथ से जाऊंगा? रिवर्सिबल पाथ से। लेकिन मेरा जो एंट्रोपी चेंज होगा वो आप सबके लिए होगा, चाहे आप रिवर्सिबली गए हो या इरिवर्सिबली गए हो। तो यहां पर जो फॉर्मूला है डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, क्यू को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से du माइनस डब्ल्यू अपॉन टी फॉर ए रिवर्सिबल पाथ। देखिए ये तो हमेशा ही लिख सकते हो चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, फर्स्ट लॉ लगाया है, बट फॉर ए रिवर्सिबल पाथ अगर हम बात करें
तो स्पेशली वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है, रिवर्सिबल पाथ है तो अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर होगा, और इस पी डीवी को हम क्या लिख सकते हैं, पी की जगह एन आर टी बाई वी इंटू डीवी। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू डी यू की जगह एनसीवी डेल्टा एनसीवी डी टी, अलग अलग भी कर रहा हूं मैं इसको, इस पूरे पार्ट को अलग कर दिया, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस एन आर टी अपॉन वी, एन आर टी अपॉन वी, और ये जो टी था यहां पर वो रहेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इनटू डी। अज्यूमिंग कि ये CV जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है, हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अगर ये वेरी कर रहा है तो उसको वेरिएशन को पुट करके इंटीग्रेट करोगे, बट ये जनरली कांस्टेंट ही होता है। तो NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। ये एंट्रोपी चेंज का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्या ये फॉर्मूला आप सभी यूज करेंगे, चाहे आप रिवर्सिबली गए हो या इरिवर्सिबली गए हो? डाउट या तो नहीं सर आपने तो रिवर्सिबल के लिए निकाला, इरिवर्सिबल के लिए नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि ये मेरे लिए एंट्रोपी चेंज है, लेकिन एंट्रोपी चेंज सबका सेम होगा। अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो ए से बी कोई रिवर्सिबली जा रहा है, चाहे कोई इरिवर्सिबली जा रहा है, एंट्रोपी चेंज तो सबका यही होगा। यानी ये फॉर्मूला जो है फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल सबके लिए एप्लीकेबल है। इनफैक्ट थोड़ा सोचो तो एंट्रोपी चेंज अगर आपको निकालना, आपको पाथ से मतलब नहीं है, आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है। आप पाथ के बारे में सोचो ही नहीं, आपको तो बस ये देखना ए से बी जो भी जाएगा एंट्रोपी चेंज उतना ही होगा। तो एंट्रोपी चेंज निकालना है तो हमें पाथ से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है। मतलब आप ये कह दीजिए, अगर मैं आपको कहता हूँ T1 इतना है, V1 इतना है, T2 इतना है, V2 इतना है, बताओ एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, निकाल दो आंसर। आपको पाथ के बारे में पूछना ही नहीं है। इवन क्वेश्चन में पाथ के बारे में दे रखा है तो भी आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास एक फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लगा दो और एंट्रोपी में चेंज निकाल दो। पाथ के बारे में नहीं सोचना। उस जैसे मैं आपसे कहूं T1 से T2 आप जा रहे हो, यानी टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है, डेल्टा यू निकालो, आंसर NCV डेल्टा टी। मुझे क्या मतलब है कि फर्स्ट एक स्टेप है या दो स्टेप है, तीन स्टेप है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं एंट्रोपी चेंज डेल्टा यू निकाल सकता हूँ, पाथ से कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह से एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना, तो पाथ से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पता होनी चाहिए, यानी दो पैरामीटर इनिशियली, दो फाइनली। हाँ ये जरूर कह सकते हो इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना तो केवल T1 और T2 से आंसर आ जाएगा, बट एंट्रोपी चेंज का आंसर निकालना तो केवल T1 T2 से नहीं आएगा, उसके साथ कोई और पैरामीटर जैसे V1 या V2 आपको पता होना चाहिए। हाँ आप चाहो तो इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज ये टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में, उसको और कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर V2 अपॉन V1 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू NRT से आप देखो तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1। अब मैं इस पार्ट को, ये जो पार्ट है ना, इसको अलग अलग कर रहा हूं, चलो लिख देता हूं एक बार NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। इसको कंबाइन कर दो, ln T2 बाई T1, n कॉमन CV प्लस R, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, CP ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। वही फॉर्मूला है, ये टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स में है, और जो ऊपर हमने लिखा था वो टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में। अगर आपको T1 T2 V1 V2 दे रखा तो ये फॉर्मूला लगा दो, P1 P2 T1 T2 दे रखा तो ये फॉर्मूला लगा दो, जिससे कैलकुलेशन आपको लग रहा है कम है वो फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, हाँ ये फॉर्मूला जो है हमेशा, यानी एक आइडियल गैस के लिए हमेशा यूज किया जा सकता है। इससे मतलब नहीं है कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। यहीं पर एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, दो स्टार्टिंग हमने की थी एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला लिखा था Q रिवर्सिबल बाई T, यस ये अभी भी है, लेकिन अब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने की बात आए
तो जैसे ही मैं आपको कोई न्यूमेरिकल दूं कि एक आइडियल गैस है, बताओ एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, आपके माइंड में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। होता क्या है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, इनफैक्ट स्टार्टिंग भी मैंने यहीं से की, तो ये पहले स्ट्राइक कर जाता है। ये फॉर्मूला इसका लिमिटेड यूज है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट Q बाई टी से आप आंसर तभी निकाल पाओगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अदरवाइज इससे नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो वही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो यही आंसर आएगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो केवल एक ही जगह लगेगा जब आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो, बाकी कोई सा भी प्रोसेस हो उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा। गड़बड़ कहाँ होती मैं बता दूं, इस क्यों मैं बोल रहा हूं, एक एग्जामिनर जानबूझ के आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करता है। कैसे फंसाने की कोशिश करता है, वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन में आपको दे देगा कि एक प्रोसेस है जिसका Q इतना है और टेम्परेचर इतना है। अब क्या होता है, जैसे ही हमें Q दिखता है, टेम्परेचर दिखता है, हमें लगता है फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। हम ये देखने की भी कोशिश नहीं करते कि जो एग्जामिनर ने हमें Q दे रखा है क्वेश्चन में, वो कौन सा है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। उसने सारे डेटा दे रखे हैं, उसने Q का डेटा भी दे रखा है, टेम्परेचर का डेटा भी दे रखा है, लेट से टेम्परेचर कांस्टेंट है वो भी दे रखा है, V1 भी दे रखा है, V2 भी दे रखा है, सारे डेटा दे रखे हैं। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि उसका जो Q है वो Q रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर वो Q रिवर्सिबल है तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो Q इरिवर्सिबल हुआ तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो कहीं पर भी एंट्रोपी चेंज के लिए मैं बता दूं, एंट्रोपी चेंज की जब बात करते हो तो अब यहाँ पर Q को थोड़ा अलग अलग रखो। हर जगह Q जैसे ही आता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड करो। तो खैर मैं फिर से कहूँगा, ये फॉर्मूला बहुत कम जगह यूज होगा, मोस्टली यही फॉर्मूले यूज होंगे। तो इनकी आदत आपको डालनी होगी, इनकी आदत डालो, इनको याद करो, और साथ में हमेशा इन लाइन बोलो, फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस ये फॉर्मूले आप लगा सकते हो, राइट। तो चलिए इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं जो मैंने लिखा हुआ इसी के ऊपर। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर ईच स्टेप फोर्टी सिक्स ए से डी तक हम जा रहे हैं, दो अलग अलग पाथ है, एक पाथ ए से बी और फिर बी से डी, दूसरा पाथ ए से सी और फिर सी से डी। ये दो अलग अलग पाथ के थ्रू हम डी तक जा रहे हैं। हमें इस स्टेप की हर एक स्टेप का एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है। आंसर अभी आप कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी, सीवी और सीपी, क्योंकि मैंने नहीं बताया मोनो एटॉमिक है या डायटोमिक, तो आंसर आपका सीवी सीपी की टर्म्स में ही देना है। आंसर इसी तरह से आएगा, सीवी एल एन 5, सीवी एल एन 2, सीवी एल एन 1.5, इस तरह से कुछ आंसर्स आपको निकालने हैं। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है यह आपको देखना है, जिससे कैलकुलेशन कम हो। इन दोनों में से या जो पैरामीटर्स आपको लग रहा है गिवन है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब दे दिया, तो आप फॉर्मूला लगाइए। यानी इसको मैं ये 1 2 3 4 ये सारे आंसर्स आपको देने, 1 2 3 4।
चलिए करके देखते हैं ए से बी। अब यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ज्यादा अच्छा हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं ताकि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो। बहुतों को पता है, ऐसा लगता है कि नहीं सर ये टर्म तो जीरो हो रही तो ये वाला लगाओ। अरे अच्छी बात है ना, जीरो हो रही तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो NCV ln T2 by T1। हाँ बहुतों को लग रहा होगा कि सर मोल्स तो नहीं दे रखे, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, PV = nRT से मोल्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, CV ln टेम्परेचर T2 by T1। इसको चेक करोगे तो ये 2 टाइम्स है तो CV ln 2 आ जाएगा, 546 डिवाइडेड बाई 273। ये फर्स्ट स्टेप का हो गया। सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो CP ln, ये टेम्परेचर अगर आप देखो तो वॉल्यूम भी 1.5 टाइम्स हुआ और टेम्परेचर भी 1.5 होना ही चाहिए क्योंकि आइडियल गैस है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा CV ln 1.5, यहां से यहां तक का। फिर यहां से यहां आए, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 1.5 टाइम्स, टेम्परेचर भी 273 और इससे कंपेयर करोगे 1.5 टाइम्स ही है। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है CP ln 1.5 T2 by T1। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ CP वाला क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। देखो सीधी सी बात है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला यूज करो ताकि एक टर्म तो जीरो हो जाए। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपको वॉल्यूम दे रखा है या प्रेशर दे रखा है। और लास्ट फोर्थ वन, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CV ln 2। अगर नोटिस करो 1 से 2 यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इन दोनों के सम और इन दोनों का सम सेम आ रहा है। क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ एंट्रोपी में चेंज तो सेम आना चाहिए, बिकॉज एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा एस पाथ के इंडिपेंडेंट होगा, वो सेम आना चाहिए और वो आ भी रहा है। हाँ लेकिन डाउट आता सर आपने ये फॉर्मूले कैसे लगा दिए? आपने तो ये कहा कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आपने ये तो बताया नहीं कि रिवर्सिबली जा रहे हैं या इरिवर्सिबली जा रहे हैं, ये तो मैंने नहीं बताया। फिर ये फॉर्मूले लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे, बिकॉज ये फॉर्मूले इस पर डिपेंड ही नहीं करते कि आप ऐसे भी रिवर्सिबली जा रहे हो या इरिवर्सिबली जा रहे हो। चाहे ऐसे भी रिवर्सिबली जाओ तब भी ये आंसर, चाहे इरिवर्सिबली जाओ तब भी आंसर तो यही होंगे, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। राइट, तो ये हमारे ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए तो आइडियल गैस की मैंने बात की इस पूरे डिस्कशन में। अब बात आती बी पार्ट, रियल गैस के लिए क्या होगा, चलिए उसकी बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट फॉर रियल गैस, अभी भी तरीका तो वही है, Q रिवर्सिबल बाई T, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, du माइनस W बाई T। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि एक रियल गैस के लिए अगर हम ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, हमने ये तो कुछ कहा ही नहीं कि प्रोसेस, हाँ कुछ टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सब वेरी कर रहे हैं, तो जो du होगा वो आप केवल NCV/dt नहीं लिख सकते हो, वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, NCV/dt प्लस डेल्टा U बाई डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dV। याद आ रहा है कुछ? वो लिखना पड़ेगा। और वर्क डन को हम -PdV तो लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो आइडियल गैस इक्वेशन से नहीं, वो कौन सी इक्वेशन से लिखना पड़ेगा, वॉन डेर वाल्स से, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम आती है कि यहाँ एक रियल गैस के लिए ये सारे एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हमें डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसकी वैल्यू भी नहीं पता है। तो जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। तो एक रियल गैस के लिए इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ अगर आ जाएंगे तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया। बट राइट नाउ यहाँ पर कुछ कंडीशंस पर हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, जैसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर रियल गैस है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अब हमें पता है, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट तो डी वर्क डन वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सेकंड वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सेकंड वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCV ln T2 by T1।
यानी एक रियल गैस के लिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा वो नहीं पता। और उसी तरह से एट कांस्टेंट प्रेशर भी हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट इस Q रिवर्सिबल बाई T को मैं क्या लिख सकता हूँ, dH बाई T विच इज NCP dt बाई T NCP ln T2 बाई T1। यस, तो एक रियल गैस के केस में या तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो हम फॉर्मूला है हमारे पास, कांस्टेंट प्रेशर है तो फॉर्मूला है, अगर इसके अलावा कुछ और है तो फॉर्मूला हमें यहाँ से फिर डिराइव करना होगा। उस पर क्वेश्चंस नहीं आते तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना सा ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। तो ये हुआ फॉर रियल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर हमें क्या करना है। देन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, थर्ड केस फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फिर से वही Q रिवर्सिबल बाई T du माइनस W बाई T। और जैसा मैंने पहले कहा था सॉलिड और लिक्विड के लिए जो वर्क डन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो फॉर सॉलिड और लिक्विड हम इसको ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, 0, और सॉलिड और लिक्विड के लिए Cp Cv सब बराबर है तो NC dt लिख सकता हूं, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा NC ln T2 बाई T1। यानी सॉलिड और लिक्विड के लिए आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, एंट्रोपी में चेंज तभी होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होने पर एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट मैंने पहले भी दिया था, प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज में ज़्यादा चेंज नहीं आता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आप बढ़ लो तो हो सकता है, बट नॉर्मली हम ऐसा नहीं सोचते। तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एंट्रोपी में चेंज आएगा, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर मैंने C लिखा है, बिकॉज C लिखा है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए Cp Cv सब बराबर होते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पहले बोले हुए हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो पहले नहीं बताया हुआ है, इसीलिए मैंने सब पहले बताए हुए हैं ताकि यहाँ आके हम उस डिस्कशन में ना पड़े कि ये वर्क डन 0 क्यों है, C की जगह क्या लिख दिया। ये सारे पॉइंट्स पहले से आपको पता है ताकि हम फोकस किस पे कर सकें, एंट्रोपी वाले पार्ट पे कर सकें। तो अब हमारे पास एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं जिससे हम एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ये सारे फॉर्मूले तब है जब कोई केमिकल या फेस चेंज नहीं हो रहा है तभी है। लेकिन ये सब फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं ना, इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, ये सारे फॉर्मूले जो है ये सिस्टम के लिए, ये टेम्परेचर T1 T2 किसका चेंज हो रहा है, सिस्टम का, वॉल्यूम किसका है, सिस्टम का, तो इसे हम सबको कहते हैं ये डेल्टा एस सिस्टम है। व्हाट अबाउट डेल्टा एस सराउंडिंग्स, एक टर्म में और यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, सराउंडिंग्स का एंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग्स का एंट्रोपी चेंज। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप सिस्टम में कुछ चेंज कर रहे हो तो सोचो आप सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, क्या सराउंडिंग्स में कोई चेंज होता है, क्योंकि सराउंडिंग्स तो बहुत बड़ी है, तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर वॉल्यूम का कोई सेंस चेंज होने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सराउंडिंग्स के लिए अगर आपको एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला आप ये कह सकते हो, हाँ वही Q रिवर्सिबल बाई T, ऑब्वियसली सराउंडिंग का है तो ये टेम्परेचर किसका होगा, सराउंडिंग का, और सराउंडिंग की बात कर रहे हैं तो एट Q भी किसका होना चाहिए, सराउंडिंग का। लेकिन इसके अंदर एक चीज आती है, ये जो Q रिवर्सिबल लिखा हुआ है, तो याद करो एक स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था सेकंड क्लास के अंदर, जब हमने थर्ड क्लास के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की मैंने बात की थी, तो एक स्टेटमेंट वहां लिखा हुआ नोट करके कि एक प्रोसेस चाहे सिस्टम के लिए रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, फॉर सराउंडिंग्स इट इज ऑलवेज रिवर्सिबल, क्योंकि सराउंडिंग्स की साइज बहुत बड़ी होती है, उसके लिए चेंज हमेशा ही बहुत माइनर सा होता है। एग्जाम्पल भी लिया था, हॉट कॉफी का टेम्परेचर अच्छा खासा चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके कारण सराउंडिंग्स की एयर के टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर सराउंडिंग्स ऑल दी प्रोसेस आर रिवर्सिबल, तो यहाँ पर सराउंडिंग के लिए Q रिवर्सिबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो, Q सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग कितनी हीट दे रहा है, ले रहा है, वो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हो। और वो हम कैसे निकालेंगे, सिस्टम कितनी दे रहा है या ले रहा है उसका जस्ट माइनस। तो सराउंडिंग्स के लिए ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे, सराउंडिंग्स के लिए ये वाला फॉर्मूला है जिससे हम एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करेंगे। वापस बता दूं, ये फॉर्मूले किसके लिए, सिस्टम के लिए, ये वाला फॉर्मूला सराउंडिंग्स के लिए, क्योंकि उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है या वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो ये फॉर्मूले आप सराउंडिंग के लिए ये लगाओगे। तो फाइनली हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालने के फॉर्मूले आ गए।
इस पर अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तब और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन यस, अब हम उस पॉइंट पर हैं, उस स्टेज पर हम आ चुके हैं जहां पर हम समझ सकते हैं कि एंट्रोपी का एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे एंट्रोपी से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स में कौन सा प्रोसेस होगा कौन सा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंडीशंस अब हम लिखने जा रहे हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल कंडीशन है, दिखेगी नहीं आपको ऐसे कि हाँ मुझे दिखने लग जाएगा, नहीं, ये मैथमेटिकल कंडीशन है, मैथमेटिकली डिराइव हुई है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो जो फील वाला पार्ट है वो नहीं होगा, बट मैथमेटिकल रिजल्ट से आप कंक्लूड करोगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या है वो बता रहा हूं। तो इसको हम कहते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी, नाम से ही समझ गए होंगे, इनइक्वालिटी वर्ड, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। और क्या है ये वो आप समझते हैं। तो इसका भी एक डेरिवेशन है, ए से बी हम गए एक इरिवर्सिबल पाथ से, और फिर वापस बी से ए हम आए रिवर्सिबल पाथ से, ए से बी और वापस से बी से ए। ओवरऑल प्रोसेस कह सकते हो साइक्लिक है। पीछे जाके थोड़ा सोचो, हमने कुछ डेरिवेशंस किए थे, वो मैं यहाँ पर, यानी एक डेरिवेशन हमने किया था ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस, Q बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये साइन थे, लेस देन इरिवर्सिबल के लिए, इक्वल टू रिवर्सिबल के लिए, और ग्रेटर देन प्रोसेस इज नॉट फिजिबल। याद आ रहा है? लेस देन इरिवर्सिबल, इक्वल टू रिवर्सिबल। लेस देन इरिवर्सिबल का मतलब फाइनाइट टाइम में, यानी प्रोसेस फाइनाइट टाइम में हो जाएगा, इक्वल टू मतलब इनफाइनाइट टाइम में होगा, और ग्रेटर देन अगर है तो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। कार्नोट साइकिल के वहां पर हमने डिस्कस किया था। इसी को अगर हम दो पार्ट में तोड़ें, ए से बी, इस पर्टिकुलर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिंस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में एक भी स्टेप अगर इरिवर्सिबल है तो ओवरऑल प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल ही कहलाएगा। तो यहां पर Q इरिवर्सिबल बाई टी प्लस B से A Q रिवर्सिबल बाई टी। यहां पर एक लाइन में लिख देता हूं, यहां लिख देना फॉर इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल इसीलिए लेस देन साइन। नाउ यहां पर अगर हम देखें तो ये Q रिवर्सिबल बाई टी है। सिंस Q रिवर्सिबल है इसीलिए इसे मैं क्या बोल सकता हूं, इस वाली टर्म को चेंज इन एंट्रोपी। तो यहां पर ये हो जाएगा A से B Q इरिवर्सिबल बाई टी, B यहां पर B से A जा रहा है तो इट इज एंट्रोपी चेंज फ्रॉम B टू A लेस देन 0। अब मैं इस टर्म को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस की जगह माइनस होगा, तो एक चेंज और कर देते हैं, ये B से A लिखा हुआ है तो उधर जाने पर माइनस हुआ तो मैं उसे A से B लिख दूंगा। तो यहां पर दो, इसको A से B Q इरिवर्सिबल बाई टी, और इस तरफ लेके चले लेकिन प्लस ही रखा मैंने और लिख क्या दिया A से B। ये इंटीग्रेशन का साइन है इसीलिए डेल का साइन है, इसे आप केवल Q इरिवर्सिबल बाई टी लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी। ये A से B के लिए स्टार्टिंग मैंने जो की थी वो एक साइक्लिक प्रोसेस से की थी, लेकिन अब ये जो एक्सप्रेशन आप यहाँ देख रहे हो ये भी A से B का है और ये भी A से B का है, साइक्लिक से अब कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि हाँ ये A से B के लिए, ये भी A से B के लिए, और ये वाला साइन कब आता है, व्हेन प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, मतलब फाइनाइट टाइम में हो जाएगा। इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ कि एक प्रोसेस के लिए आपने, कोई एक प्रोसेस है उसके लिए आपने एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट किया और उसके लिए आपने Q इरिवर्सिबल बाई T, वो जो भी प्रोसेस है उसके अंदर Q इरिवर्सिबल बाई T की भी वैल्यू फाइंड आउट की और उन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने पर आपने देखा कि जो एंट्रोपी चेंज है जिसके फॉर्मूले हमारे पास ऑलरेडी है, वो एंट्रोपी चेंज अगर इस Q इरिवर्सिबल बाई T से ज्यादा है तो वो प्रोसेस इन रिवर्सिबल होगा, मतलब फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा।
फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर यही प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी अगर ये दोनों इक्वल है तो प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। तो यहाँ पर ये इरिवर्सिबल की कंडीशन है। फॉर रिवर्सिबल मैं क्या बोल सकता हूँ, Q, सिंस अब रिवर्सिबल लिख दिया तो Q बाई टी इक्वल्स टू ds। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, इसको जनरल में एक साथ कंबाइन करके लिख दूं तो Q बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू ds, जहां पर मतलब ये है कि अगर ये डेल्टा एस Q बाई टी से ज्यादा है तो प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल, इक्वल है तो प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। और आप चाहो तो एक और साइन लगा दो, ग्रेटर देन वाला, प्रोसेस विल बी नॉट फिजिबल। यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, Q बाई टी को ds से कंपेयर करके हम बता पा रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस फिजिबल होगा, कौन सा फिजिबल नहीं होगा। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज क्लॉसियस इनइक्वालिटी। Q बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू ds। हर जगह ये तीनों साइन नहीं लगाए जा सकते क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, बट हाँ Q बाई टी को डेल्टा एस से कंपेयर करके आप बता सकते हो कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा। इसी को मैं वापस लिख रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो क्यूब बाई टी लेस देन, जनरली आप इस तरह से इसको लिखते हो, एंड दिस इज नोन एज क्लॉसियस इनइक्वालिटी, जो आपको ये बता रही है कि यूनिवर्स के अंदर अगर आप किसी भी प्रोसेस को फाइनाइट टाइम में करना चाहते हो, फाइनाइट टाइम में करना चाहते हो, तो वो जो ds की वैल्यू है, वो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें आप Q बाई टी निकालो, जो Q बाई टी है अगर उससे ds ज्यादा है तो वो प्रोसेस फाइनाइट टाइम में हो जाएगा, और अगर ये Q बाई टी ds से ज्यादा हुआ तो वो प्रोसेस नहीं होगा। यानी आप ऑन पेपर पहले ही कैलकुलेशन कर सकते हो, यार ये चेंज होता है तो इसका Q इतना होगा, टेम्परेचर इतना है, डेल्टा एस इतना है। अब आप इन डेटा को कंपेयर करो और इस डेटा के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था ये मैथमेटिकल है, फील नहीं आएगा आपको, अजीब सी कंडीशन। आप कह सकते हो कि सर ये कंडीशन तो आ गई लेकिन बड़ा कुछ भी ऐसा लग रहा है, क्या किया हमने। यस, ये पूरा मैथमेटिकल है। दिस इज नोन एज क्लॉसियस इनइक्वालिटी। लग जरूर रहा है कि ये क्या है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, ये आपको बहुत कुछ बताती है, बहुत अच्छा इसका एप्लीकेशन है। जो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो आपको बता रहा है कि यूनिवर्स के अंदर कौन सा चेंज होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा। उसके लिए ये पैरामीटर्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। इसके फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं, इसके फॉर्मूले आपके पास है, वो फॉर्मूले लगा सकते हो और उससे आप चेक कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है जो फॉर्मूले अभी तक हमने डिराइव किए वो केमिकल और फेस चेंज के नहीं है। सिंपल सा एक प्रोसेस हो रहा है, वो भी स्पेशली आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए तो किसी कंडीशन पर हमारे पास फॉर्मूले थे, तो एंट्रोपी चेंज निकालना इतना आसान नहीं है। हाँ, बट सोचो केवल एक आइडियल गैस के लिए बात करें तो उसके लिए तो कम से कम हम बता सकते हैं कि कौन से प्रोसेस होंगे, कौन से प्रोसेस नहीं होंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई जिसे कहा जाता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। इस वन हो सकता है आप में से कुछ को लग रहा हो सर हमने तो कुछ थोड़ा और पढ़ा था, अभी हम इसको और रीअरेंज करेंगे। ऐसा नहीं है, इसको और रीअरेंज करेंगे, इसको मैं थोड़ा और आपको अच्छी फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा जिसे लगता है थोड़ा फील आ रहा है। अभी तो ये प्योर मैथमेटिकल है, लेकिन जैसा है वैसा मैं बता रहा हूँ, सारे फील आने, यानी मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल भी हमें सोचना है, फील वाला पार्ट भी अभी आएगा कि कैसे और फील करेंगे इस चीज को। बट राइट नाउ तो ये कंडीशन है विच इज नॉन एज क्लॉसियस इनइक्वालिटी, जिसके थ्रू हम यहाँ पर कंडीशन एक हमने डिराइव की है, तो इसको यूज करेंगे। इसको यूज कैसे करना है अभी हम उस पर एग्जाम्पल भी करेंगे, इससे चेक कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि यहीं पर खत्म हो गया, चेक भी करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे कि बताओ ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा, हम इस फॉर्मूले से देखेंगे कि वो होगा या नहीं होगा। तो चलिए इससे आगे जो है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसके आगे हमें अब इसको कैसे ले जाना है। थैंक यू।